अभी हम लोगों को पढ़ना क्या है, सदिश विश्लेषण और प्रक्षेप गति। इसमें सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं सदिश विश्लेषण का। ठीक है, सदिश विश्लेषण में दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी होंगी। दो चीजें क्या पढ़ी होंगी, इससे पहले पहले चैप्टर में हम लोगों ने आपको बताया था एक भौतिक राशि क्या कहलाती है। ठीक है, चर्चा नहीं करेंगे अभी कि भौतिक राशि क्या होती है, लेकिन बताया था कि भौतिक राशि क्या कहलाती है, किसी का मापन किया जा सके, उसका कोई मात्रक हो, कोई पैमाना हो, उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके तो उसे भौतिक राशि कहते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की, यहाँ पे भौतिक राशियों को दो भागों में बांट रहे हैं। कक्षा 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक तो होती है अदिश राशि, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सदिश राशि। ठीक है, अपन ने इसको कह दिया स्केलर और इसको कह दिया वेक्टर। अब याद रखना जरा, कभी कभी वेक्टर का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अचानक में अपन लोगों को समझना होगा क्या सदिश राशि है। इसमें इंग्लिश में बोल देते हैं इसे वेक्टर। ठीक है, अदिश राशि हो गई, इसमें स्केलर बोल देते हैं। अब इसमें होता क्या है, कैसे कहते हैं अदिश राशि, कैसे कहते हैं सदिश राशि, तो बात को समझें। इसके पास सिर्फ परिमाण हो, यानी ऐसी भौतिक राशि जिसे केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड अकेला, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। अब हम देखेंगे कैसे कि किसमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है और हमारी बात पूरी हो जाती है, और इसमें कैसे परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए हमने क्या करा, हमने ये करा कि हमने एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उसको तोला, और तोलने के बाद में वो कितना निकला, वो निकला जाकर के आपका 10 ग्राम। तो 10 ग्राम तोलने, अगर मान लो इस मार्कर को हमने वेट किया और अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो ये 10 ग्राम निकलेगी, और अगर हमने इसे इस डायरेक्शन में रख दिया तो भी ये 10 ग्राम निकलेगी, इस डायरेक्शन में रख दिया तो भी ये 10 ग्राम निकलेगी। मतलब किसी भी डायरेक्शन में रखेंगे हम ये 10 ग्राम ही निकलेगी। ठीक है, तो द्रव्यमान एक ऐसी राशि हुई जिसमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं, हमारी बात पूरी हो रही है, हमारी बात पूरी हो रही है कि 10 ग्राम द्रव्यमान है किसी वस्तु का, तो वो 10 ही ग्राम होगा किसी भी डायरेक्शन में हम रखें। अगर हम दूरी की बात करें, दूरी भी एक अदिश राशि है। अगर हम चाल की बात करें, चाल भी एक अदिश राशि है। जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति कहीं पर गया, 10 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला, तो कहने का तात्पर्य ये कि कुल मिला के वो 15 किलोमीटर चल दिया। लेकिन अगर हम उसी जगह पे विस्थापन की बात करें तो वो सदिश राशि के अंतर्गत आ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी राशि होती है कि जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण का मतलब ये हो गया कि उसका हमने आंकिक मान और उसका हमने मात्रक रख दिया, तो वो पूरी बात हमारी खत्म हो गई। ऊर्जा भी आपकी क्या होती है, अदिश राशि होती है। ऐसी कई राशियां होती हैं जिसमें अदिश राशि होती है। सीधी सी कहानी ये कि जिसमें डायरेक्शन की, दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन सदिश राशि जिसमें दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात ये करें कुछ इस तरीके से कि हमने ये कहा, मान लीजिए कि जहां अपन लोग बैठे हैं या कोई भी स्थिति है या कोई बस स्टैंड है, ठीक है, या तिगेला है। अब ये कहा गया कि तिगेला से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है या कोई सा भी स्कूल है, कहा कि हमीदिया स्कूल है या छक्कीलाल स्कूल है या कोई सा भी है। तो अगर किसी व्यक्ति से ये कहेंगे कि तिगेला से 1 किलोमीटर दूर चले जाओ तो तुम छक्कीलाल स्कूल पहुंच जाओगे या हमीदिया स्कूल पहुंच जाओगे, तो व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि हमीदिया में अगर तिगेला पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उससे ये कह दिया जाए कि उत्तर की दिशा में 1 किलोमीटर चले जाओ, तो वो हमीदिया जरूर पहुंच जाएगा। या पश्चिम की दिशा में 1 किलोमीटर चले जाओ तो वो छक्कीलाल की स्कूल की दिशा में जरूर पहुंच जाएगा। तो जो आपका विस्थापन हो गया, या फिर आपका वेग हो गया, या फिर आपका त्वरण हो गया, या फिर आपका बल हो गया, ये सारे के सारे जो आपकी राशियां होती हैं वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। एक चीज तो पता चल गई, अदिश और सदिश का मतलब कि अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। और सदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। मतलब हम जो बात बोल रहे हैं सामने वाले के, वो बात समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसा करने के लिए जिन बातों की आवश्यकता पड़े, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन सी राशि अदिश और कौन सी राशि सदिश। अगर हमने हाँ
बल्कि इस प्रकार से, पहले तो आप ये समझ लो, जैसे कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि है, वो भौतिक राशि किन भौतिक राशियों से मिलकर के बनी है, इतना सा आप याद रखो। बल बराबर आपने कभी पढ़ा होगा द्रव्यमान गुणा त्वरण, पढ़ा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और त्वरण कैसी राशि है? बस बात खत्म। अब आप कहोगे कि त्वरण सदिश राशि कैसे है, तो फिर त्वरण वेग परिवर्तन ये समय तक, तो वेग कैसी राशि थी? सदिश। अब आप कहोगे कि वेग कैसे सदिश है, तो फिर विस्थापन देख लेते हैं। अब विस्थापन तो आप जानते हो कि फिर सदिश राशि है, ठीक है। तो इस आधार पर हम सदिश और आदेशों की व्याख्या कर सकते हैं। अब जब सदिश आदेश हमने जान लिया कि कौन सी सदिश राशि कौन सी आदेश राशि, तो उसमें एक चीज और आती है आपकी, वो आती है विस्थापन सदिश। देखो यहाँ से चैप्टर शुरू होता है ना, यहीं से है एक अच्छा पढ़ने का मजा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलने वाली है, वो यहीं से मिलेगी। एक होता है आपका पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश, और विस्थापन सदिश, ठीक है। स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश यानी पोजीशन वेक्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सुने ये होता है क्या, देखो कोई भी गतिमान वस्तु हो, गतिशील वस्तु हो, कोई भी गतिशील वस्तु हो, उस वस्तु की स्थिति को अगर हमें ज्ञात करना है तो एक अगर हम ग्राफ बना लें, जैसे पिछले चैप्टर में अपन लोग पढ़ रहे थे कि गति के समीकरणों से भी गति की स्थिति जानी जा सकती है, उसके विस्थापन से, वेग से, त्वरण से, लेकिन ये ग्राफ के द्वारा भी बहुत सारा उसे एनालाइज किया जा सकता है और उसकी स्थिति का निर्धारण किया जा सकता है। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से होता है कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश को हम कैसे ज्ञात करेंगे, या ये चीजें कैसे होती हैं और कैसे हम इनको व्यक्त करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एक मूल बिंदु मानना पड़ता है। जैसे अगर आप कोई ग्राफ बनाएं तो यही तो आपका मूल बिंदु कहलाएगा, पर ये मूल बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0 0। ये मूल बिंदु की स्थिति है, ये आपकी एक्स अक्ष होती है और ये आपकी वाई अक्ष। अब स्थिति सदिश क्या है और विस्थापन सदिश क्या है, दो चीजें देखना है, एक ही साथ दोनों चीजें हम समझेंगे, ठीक है। मान लो कि किसी समय ये मूल बिंदु के सापेक्ष, ये आपका मूल बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, वो ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के सापेक्ष किसी समय पर एक वस्तु की स्थिति P बिंदु पर है। मान लिया कि ये कोई बिंदु है P, ठीक है। कोई भी वस्तु t1 समय पर जब हमने प्रारंभ में मूल बिंदु के सापेक्ष देखा तो 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड के बाद एक वस्तु की स्थिति P बिंदु पर थी। तो अगर हम मूल बिंदु से P बिंदु को मिला दें तो जो मिलाने वाली रेखा होगी यही आपका, इसका नाम हो जाएगा OP सदिश, O से लेके P तक का। तो OP सदिश और OP सदिश को ही हम कहेंगे स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष ये P की स्थिति को दर्शा रहा है कि मूल बिंदु के सापेक्ष P कहाँ पर है, मूल बिंदु के सापेक्ष P कहाँ पर है। ये भी अपन को पता चल रहा है कि ये पूरब की दिशा होती है, ये उत्तर की दिशा होती है, तो ये पूरा उत्तर दिशा में है, डायरेक्शन भी पता चल रहा, और जो इसकी लंबाई है वो उसका परिमाण कहलाएगी। तो OP को हमने स्थिति सदिश कह दिया। तो चीजें पर पढ़ना थी, एक स्थिति सदिश पढ़ना था और एक विस्थापन सदिश पढ़ना था, तो स्थिति सदिश कह दिया। इसको हमने मान लिया कि ये R1 वेक्टर, क्या मान लिया, ये R1 वेक्टर है। आगे चल के अभी हम बताएंगे कि सदिश का निरूपण किस तरीके से करते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि के ऊपर अगर हमने तीर लगा देना है तो वो सदिश राशि कहलाने लगना है। तो यहाँ से O से लेके P तक का स्थिति सदिश हमने मान लिया R1। अब हमने देखा कि कुछ समय के बाद इस P की स्थिति Q की स्थिति में बदल गई, रिप्लेस हो गई। ये पहले P वेक्टर था, OP सदिश था, OP सदिश का स्थिति सदिश R1 वेक्टर था। हमने देखा कि T2 समय के बाद इसकी स्थिति Q पर आ गई। जब Q पर आ गई तो इसका जो स्थिति सदिश हो गया वो आपका OQ हो गया, और इसको हमने लिख दिया R2 वेक्टर। ये आपका R1 वेक्टर है और ये आपका R2 वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष किसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए स्थिति सदिश का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो स्थितियां बन जाएं या दो से अधिक स्थितियां बन जाएं तो उन स्थितियों के अंतर को
जैसे अगर हमने कहा कि पहली स्थिति P पर थी वस्तु की और दूसरी स्थिति Q पर थी वस्तु की, तो फाइनल स्थिति इसकी क्या हुई, PQ, यानी जो विस्थापन हुआ वो कितना हुआ, PQ हुआ। भाई विस्थापन अपन कैसे पढ़ते, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, यानी लास्ट की स्थिति क्या थी, OQ, और प्रारंभिक स्थिति क्या थी, OP, से निकलेगा PQ। और सुन लो, अगर हम QP निकालते, अगर हम QP निकालते तो अंतिम बिंदु फिर P माना जाता और प्रारंभिक बिंदु Q माना जाता। तो PQ बराबर आपका बाद की स्थिति क्या थी, आपकी R2 स्थिति थी और पहली स्थिति क्या थी आपकी R1। इसको हमने कह दिया विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश क्या है, ये दो स्थितियों का अंतर है, ये OQ की स्थिति थी और ये OP की स्थिति थी, और दोनों स्थिति सदिशों का अंतर आपका विस्थापन सदिश निकल कर दिया गया। यानी OQ को हम लिख सकते हैं PQ को हम लिख सकते हैं OQ माइनस OP बराबर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। देख लो OQ बराबर ही R2 था और OP बराबर ही R1 था। तो यह आपका हो जाता है क्या, विस्थापन सदिश। अगर हमें किसी वस्तु को व्यक्त करना हो तो उसके हम स्थिति सदिश से व्यक्त करेंगे, और अगर हमें जब दो स्थितियों के बीच की दूरी जो विस्थापन ज्ञात करना हो तो फिर वहां पर हम विस्थापन सदिश का प्रयोग करते हैं। याद रखना, अगर आप PQ लिख रहे हैं तो आप OQ माइनस OP करेंगे, AB लिख रहे हैं आप तो OB माइनस OA करेंगे, यानी जो शब्दावली बाद में आएगी उसका स्थिति सदिश पहले आएगा, जो शब्दावली पहले आएगी उसका स्थिति सदिश बाद में आएगा। यही कहलाता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो निर्णायक रूप से हमने ये कह दिया कि किसी वस्तु को स्थिति को ज्ञात करने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं और दो स्थिति सदिशों के अंतर को विस्थापन सदिश कहते हैं। बात खत्म हो गई। अब अगर हम एक बात और बताएं, सदिश का संकेत, यानी सदिशों को किस प्रकार से यूज करते हैं। सदिश संकेत करना कुछ नहीं है, कोई संकेत, कोई भी सदिश राशि हो उसके ऊपर हम तीर का प्रयोग करके एक सदिश राशि को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमने एक तीर बना दिया, इस तीर के द्वारा हम सदिश राशि को व्यक्त कर रहे हैं, और अगर तीर के द्वारा हम सदिश राशि को व्यक्त कर रहे हैं तो तीर की जो लंबाई कहलाएगी वह आपका परिमाण होगा, यानी मैग्नीट्यूड होगा, और तीर का जो शीर्ष सिरा होगा, यानी तीर की तरफ वाला जो सिरा होगा, शीर्ष सिरा होगा, हेड सिरा होगा, और वो डायरेक्शन को व्यक्त करेगा। ठीक है, वो डायरेक्शन बताएगा, ये वाला आपका टेल सिरा होता है। ठीक, टेल से लेके हेड तक के बीच की जो लंबाई होगी वो उसका परिमाण बताएगी। परिमाण का मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर हमने कहा कि एक बुक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, तो ये जो 1.5 किलोग्राम है वो उसका परिमाण कहलाएगा। ठीक है, और तीर की जो दिशा होगी वो उसके डायरेक्शन को बताएगी। मान लीजिए एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की दिशा में गतिमान है। एक वस्तु 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरब की दिशा में गतिमान है, तो हम उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, और यहां लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका अर्थ ये हो गया कि जो लंबाई है वो बता रही है कार की चाल का परिमाण या वेग का परिमाण 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो डायरेक्शन है वो ये बता रही है कि ये कार पूरब की दिशा में जा रही है। हमने इस दिशा में बना देना है, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देना है, तो इसका मतलब है कि आधी वस्तु का वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पूर्व उत्तर दिशा में है, पूर्व उत्तर दिशा में, क्योंकि ये पूरब दिशा, ये उत्तर दिशा, इन दोनों के बीच की दिशा को पूर्व उत्तर दिशा में। तो एक तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो अगर हम किसी भी भौतिक राशि के ऊपर एक तीर लगा देते हैं, मान के चलिए हमने F के ऊपर एक तीर लगा दिया, तो F को हमें ये पता चला कि F जो भी है स्पेशली वो फोर्स ही है, यानी बल है, और बल एक सदिश राशि है। दूसरी कंडीशन कभी कभी ये भी होती है कि हम डार्क बना देते हैं शब्दों को, अक्षरों को, तो भी हम सदिश राशियों से कह सकते हैं, लेकिन डार्क और हल्के में तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ डार्क है कहाँ हल्का। आप अगर लिख रहे हो तो कैसे समझ में आएगा, तो फिर अपन क्या करेंगे, क्या अपन उसके ऊपर तीर ही लगा देते हैं, सबसे बेहतर तरीका। ठीक है, अभी इसका मापांक समझेंगे कि इसका मापांक क्या होता है। अगले इसमें कुछ क्वेश्चन और होंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसका मापांक क्या होगा। इसमें हमें ये पढ़ना होगा यहाँ पर कि सदिशों के प्रकार कितने होते हैं।
और उसी प्रकार में एक एकांक सदिश आएगा जिसका प्रयोग सब कहीं। देखिए सदिशों के प्रकार को और समझ लें, फिर हम आप लोगों को देखो सदिशों के प्रकार, टाइप ऑफ वेक्टर। पहली कंडीशन, सबसे पहला आपको कहलाता है समान सदिश। ठीक है, समान सदिश का मतलब परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, समान। परिमाण भी समान हो, दिशा भी समान हो, समान सदिश कहलाएगा। ये समांतर होते हैं एक तरीके से सदिश, समांतर सदिश होते हैं जिनका परिमाण और दिशा बराबर होती है, उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। ये ए सदिश है, मान लीजिए ये बी सदिश है, मान लीजिए ये सी सदिश है। तो ए बराबर बी बराबर सी, तीनों की लंबाइयां बराबर, तीनों की डायरेक्शन बराबर, ये हो गए समान सदिश। ठीक है, एक होता है विपरीत सदिश। ठीक है, विपरीत सदिश का मतलब ये कि समांतर तो होंगे, समांतर का मतलब ऐसा नहीं कि एक की डायरेक्शन ये है दूसरी की डायरेक्शन ये है, ऐसे हम तुलना नहीं कर सकते, समांतर होना चाहिए। अब समांतर तो होंगे, साथ में परिमाण क्या होगा इनका, परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी, दिशा भिन्न भिन्न होगी। एज एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पर एक वेक्टर डी बना दिया तो ए और डी की अगर हम तुलना करें तो ये विपरीत वेक्टर है, लंबाई दोनों की समान है, दोनों समांतर वेक्टर भी हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की विपरीत है। तो अगर हम ए डी की बात करें तो विपरीत है, बी डी की बात करें तो भी विपरीत है, सी डी की बात करें तो भी विपरीत है, ए बी की बात करें तो समान है, बी सी की बात करें तो समान है, ए सी की बात करें तो समान है। ठीक है, समान वेक्टर हो गया, विपरीत वेक्टर हो गया। फिर आपका एक अगला वेक्टर जो आता है वो आपका आता है एकांक वेक्टर। तीसरा एकांक वेक्टर, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक, एकांक वेक्टर का मतलब होता है जिसका परिमाण एक हो, इकाई, जिसका परिमाण क्या हो, एक हो, उसे हम एकांक वेक्टर कहते हैं। अब जरा समझना एकांक वेक्टर को हम कैसे, जिसका परिमाण एक हो। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो इसका परिमाण होना चाहिए एक, मोड लगा देते हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड बन जाता है, परिमाण बन जाता है। ए वेक्टर का मापांक या ए वेक्टर का परिमाण हम इसे पढ़ेंगे, ए वेक्टर का परिमाण या ए वेक्टर का मापांक इसे पढ़ेंगे, जो कि एक होना चाहिए। अगर एक है तो वो एकांक वेक्टर कहलाएगा। और एकांक वेक्टर का अर्थ ये होता है कि हम इसे व्यक्त करते हैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। इतनी राशि एकांक वेक्टर के बराबर होती है। एकांक वेक्टर को उसके कैप के द्वारा व्यक्त करते हैं। ऐसे हमने छोटा सा कैप लगा दिया तो ये इसे हम पढ़ेंगे ए कैप, और ए कैप जिसके ऊपर कैप लगा है उसको हमने ये जान लिया कि उसका परिमाण हमेशा एक होता है। एकांक वेक्टर जिसका परिमाण एक हो इसे कैप के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ए कैप बराबर ए वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मापांक। अच्छा, अब एक चीज और सुन लो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर केवल ए लिख दिया तब भी काम चल जाएगा। आप पूछोगे साहब ए लिख दिया, अभी आप कह रहे थे कि सदिश के ऊपर वेक्टर होना चाहिए, अब यहाँ पर वेक्टर नहीं है, तो हमने किसके बदले में लिखा, ए वेक्टर के मापांक, ए वेक्टर के परिमाण के बदले में लिखा। यानी किसी भी चीज का अगर हमें परिमाण निकालना होता है तो हम केवल उसी राशि को लिख देते हैं तो वो उसका परिमाण कहलाती है। देख लो ना, यहाँ पर अगर हम ऊपर वेक्टर लगा देते तो परिमाण के साथ साथ वो दिशा को भी व्यक्त करने लगती और फिर वो बन जाती सदिश राशि। और अगर हमने यहाँ पर परिमाण वेक्टर नहीं लगाया तो हम कह रहे हैं ये ए वेक्टर का परिमाण है, और परिमाण की केवल आवश्यकता किसको होती है, अदिश राशि को होती है। तो इसलिए हम किसी के भी परिमाण को निकालेंगे तो हम केवल इस, या तो हम केवल उसके ऊपर तीर भी नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, सिंपल लिख दे तो वो उसका परिमाण व्यक्त करेगा, या फिर हम उसमें मोड लगा दें तो उसका परिमाण व्यक्त करेगा। तो यह आपका ए के बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक, इसे हम कहते हैं क्या, एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश के बाद जो आपका आता है वो आता है लंब कोणीय एकांक वेक्टर। चौथा, लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय कौन होते हैं,
एक्स वाई जेड होते। आपने डायरेक्शन बनाने के लिए, चूंकि 3D हम बना नहीं सकते, पेपर पे नहीं बना सकते आकृति को, समझने के लिए मान लिया कि ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। अगर तीनों परस्पर लंबवत होते हैं तो लंबकोणीय एकांक सदिश किसे कहते हैं? लंबकोणीय एकांक सदिश का मतलब होता है एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर। अब बात को जरा समझना। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर को आई कैप से व्यक्त करते हैं, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर को जे कैप से व्यक्त करते हैं, जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर को के कैप से व्यक्त करते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होते हैं, अर्थात कि आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं को हम लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। लंबकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। आई जे के कैप, चूंकि ये क्या है आपके पास में, ये एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश है, तो अगर हम इनका परिमाण देखें, जे के बराबर के, इनका परिमाण हमेशा हमेशा कितना होना चाहिए? क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण कितना होगा? एक होता है। तो आई जे के कैप का परिमाण कितना होगा? एक होगा। अगर हम इसे इसके घटकों में वियोजित करें, तो चूंकि आई एक्स अक्ष के अनुदिश व्यक्त करता था, जे जो था वो वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश था, और के जो था वो जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश था। तो अगर कोई वेक्टर ए है तो हम इसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ए टोटल वेक्टर था आपके पास में। अब ए का एक्स अक्ष के सापेक्ष जो घटक होगा वो ए एक्स होगा, ए का वाई अक्ष पर जो घटक होगा वो ए वाई होगा, और जेड अक्ष पर जो घटक होगा वो ए जेड होगा। तो अगर हमें सदिश के रूप में लिखना था तो हमने एक्स अक्ष के अनुदिश कौन सा वेक्टर होता है? एकांक वेक्टर आई कैप होता है, तो आई कैप लगा दिया। वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप होता, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप होता, तो इस तरीके से बन जाता है आई जे के कैप का। लेकिन आई जे के कैप के मान के लिए इसमें और भी राशियां होती हैं कि आई जे के कैप जो लंबकोणिक एकांक सदिश होते हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो ये देख लेते हैं बाद में। ठीक है, ये बाद में आएगा, पहले इसके पहले आपको राशियों को व्यक्त करना आ जाएगा। चलो एक अगला देखते हैं। तो अगला है आपका शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर के गुण, फिर उसके बाद में वेक्टरों का जोड़ना, चलो बाद में बताएंगे। पहले आप ये समझ लें कि शून्य वेक्टर क्या होता है। शून्य वेक्टर, शून्य सदिश, जिसे अपन कह देते हैं जीरो या फिर नील वेक्टर। देखो शून्य वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो